Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज भी हम व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106, 23314444 और तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 अवश्य डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद विभूति, धन्यवाद राजेश, सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं हमारे सहयोगी राजेश लेख। Finance Minister Nirmala Sitharaman says Pradhan Mantri Mudra Yojana has helped in generating large-scale employment opportunities at the grassroots level. Country's mobile phone export stands over 85,000 crore rupees in the last fiscal. An unemployment rate in the US slips to 3.5% in the month of March. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता की है। पिछले वित्त वर्ष में देश का मोबाइल फोन निर्यात 85,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा और अमेरिका में बेरोजगारी दर मार्च में घटकर 3.5% पर आ गई। और सबसे पहले बात एक अहम योजना की, जो कि ठीक 8 साल पहले आज शुरू हुई थी। 8 साल पहले वित्त पोषित लोगों के लिए शुरू किए गए मुद्रा योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 40 करोड़ 80 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के आय सृजन गतिविधियों के लिए कोलेटरल फ्री 10 लाख रुपए तक के माइक्रो क्रेडिट की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। मुद्रा योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि योजना के तहत लगभग 68% खाते महिला उद्यमियों के हैं और 51% खाते SC, ST और OBC श्रेणियों के उद्यमियों के हैं। यह दर्शाता है कि देश के नवोदित उद्यमियों को ऋण की आसान उपलब्धता ने प्रति व्यक्ति आय में नवाचार और निरंतर वृद्धि को बढ़ावा दे दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता की है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ गेम चेंजर भी साबित हो गई है। We have a first caller online with us from Delhi. Tarkeshwar, we welcome you. Please ask your question. हाँ सर, मैं तारकेश्वर मिश्रा बोल रहा हूँ जी। क्या कहते हैं, मुझे ये शरद कोहली जी को नमस्कार। पहले तो आप लोगों को नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपको मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी को यदि अमाउंट कोई मिलता है एरियर के रूप में, तो क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको शो करना पड़ता है कि 5 साल के ब्रेकअप में देकर कर सकते हैं? किस चीज का अमाउंट मिलता है इनको? किस चीज का अमाउंट मिलता है, दोहराएंगे? हाँ सर, जैसे किसी का इनकम होता है एरियर के रूप में। अच्छा, एरियर के रूप में, ठीक है। तारकेश्वर जी, देखिए उसमें
एक सेक्शन 89(1) दिया हुआ है आयकर अधिनियमों के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जो एरियर्स मिलते हैं उस पर रिलीफ मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस साल में आपको मिला है आप अगर सारा का सारा उसी साल दिखा देंगे तो बहुत बढ़ के टैक्स आ जाएगा, क्योंकि वो तो काफी एक मुश्त अमाउंट होता है और बड़ा अमाउंट होता है। तो इसी दिक्कत को, इसका समाधान करने के लिए आयकर अधिनियमों के अंतर्गत सेक्शन 89(1) है, 89 ब्रैकेट में 1, उसमें रिलीफ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, मैं यहां बताऊंगा तो समय लगेगा, पर मैंने आपको क्यों दे दिया। आप 89(1) का फॉर्मूला लगाएं, ऑनलाइन जाएं, वो आपको दिखाई देगा। और उसमें आप अपनी जो करंट ईयर की इनकम है उसमें पूरा नहीं जुड़ेगा, उसमें सिर्फ रेट पर्पसेस के लिए वो कंसिडर किया जाता है। फॉर्मूला इस प्रकार का है। तो याद रखें तारकेश्वर जी, सेक्शन 89(1), तो आपने जो पूछा है वो उसका जवाब इस सेक्शन 89(1) के अंतर्गत आपको रिलीफ के रूप में, मतलब टैक्स का वो रिलीफ मिल जाता है। तो पूरा का पूरा कुल मिला के मैं जवाब दूं तो पूरा का पूरा टैक्स आपको इस साल उस पर नहीं देना है, वो उस पर आपको राहत मिलेगी जी। और इसी बीच मुंबई से कॉलर हैं मिस शहनाज। शहनाज जी, अपना प्रश्न पूछिए। Hi, good evening, all of you. Good evening. Yeah, Sharad ji, we are having excellent imparting knowledge power, which very rare people possess, I must say that. Thank you so much, Shahnaz. So sweet of you. Thank you. Anyways, I am coming to the question कि Yeah. 15(8) जो सीनियर सिटीजन देते हैं अप्रैल मंथ में, Yeah. के देने के बाद 3 लाख से ऊपर भी इंटरेस्ट जाता है तो टीडीएस नहीं कटता। लेकिन ये साल मालूम हुआ कि सभी के सभी का कटा। तो ये चेंजेस कब आया और इस रिलेटेड का अगर कोई सर्कुलर है तो कहाँ पे मिलेगा, एंड व्हाट टू डू अबाउट दिस? Okay, thank you, sir. Okay, all right. See, Shahnaz, if your income is over taxable limit, then 15H or 15G doesn't apply. 15H and 15G is for people who are principally not taxable. However, the bank wants to deduct tax at source as per its rules. But when a taxpayer knows that I'm going to be below the taxable limit, then they normally, on submission of the form, they would normally not deduct. But if you say that if it's a senior citizen and income is over 3 lakhs, then anyway, Shahnaz, it is going to be taxable. So maybe the bankers have deducted for that reason, knowing that your income is over 3 lakhs. So I would suggest that you should get in touch with the bankers once again. And or what you can do is, next time when you call me, you can give your entire income details and I'll be in a better position to tell you as to what happens. Why I'm saying this is because your last date of filing the tax returns is 31st July, so there's still a while to go. And I would also like to add कि अगर शहनाज गलती से कट भी गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको वो रिफंड अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके ऊपर वाकई टैक्स नहीं बनता है तो आप अपने रिटर्न में रिफंड दिखाइएगा और आप बहुत जल्दी रिफंड आ जाता है। तो दोनों तरीके से कोई चिंता की बात नहीं है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम बैक टू मी नेक्स्ट वीक एंड लेट मी नो योर टोटल इनकम, सो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन। और अगर आपको लग रहा है बैंक ने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया या बैंक ने आपकी बात नहीं मानी है, तो आप रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, उसके अंतर्गत जाके आप एक कंप्लेंट, अपना कंसर्न जाहिर कर सकते हैं और उसका तुरंत उसका समाधान भी किया जाता है। तो मैंने आपको बहुत सारे विकल्प बता दिए। आई एम श्योर वन ऑफ द ऑल्टरनेट्स विल डेफिनेटली अप्लाई टू यू। From Kolkata, we are joined in by Atanu. Atanu, a warm welcome. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening. Sir, my question is, what is long-term gain and what is short-term gain? Why long-term gain is very thrilling and why short-term gain is very risky? Thank you very much. Achha, so probably I can, from the second part of your question, Mr. Atanu, I can make out why you're asking, because I thought, see, long-term capital gain, if you're asking in terms of stock markets, when you hold a share for more than 1 year, it is considered as long-term. When you hold a share for less than 1 year, it's considered as short-term. This is from a tax purpose, but I'm not very sure if you're asking from tax purpose, because so your second part of the question indicates that you're probably asking from the risk point of view. Yes, short-term gains are very risky because, you fiddle with the market very quickly. You dribble in the market, Short-term can be as short as a few seconds sometimes. People who trade in options and Bank Nifty. Yesterday, I met somebody who traded for 3 seconds. He traded and 3 seconds he exited. So it could be as short as that. And so there is no standard definition of short-term, but I would say anything less than 6 months or 1 year is considered as a short-term investor. It is risky because you're not allowing the market to settle. You're not allowing the stock to move to its fundamental. That is why it is considered as risky. Long-term, because when market goes through ups and downs, and long-term, it would have gone through all these situations
which is why long term is considered as relatively safer. I would request you to be a little more pinpointed in the objective of your asking. From whatever I could guess I have answered, I hope I have been able to target your doubt. इसी बीच एक कॉलर हैं रिवाड़ी से जयपाल. First, we will go to Delhi and speak to Satish. Satish, a warm welcome. Please ask your question. Good evening, Sharad ji. Good evening, sir. Namaskar ji. Good evening. So, sir, my question is that I am a senior citizen. Yeah. Getting pension. Which will be the new scheme or old scheme will be beneficial to me? Satish ji, if you are asking for the current year, which is the year which has just ended on the 31st of March 23, because the older new scheme was applicable, the older new scheme and the old regime. So if you are asking for the current year, which is the year which has just begun on 1st of April 2023, so here, as you know, in the budget changes have been made, and now up to 7 lakhs under the new regime there is no tax. So a precise answer, Satish ji, can be given if you reveal all the income details. I'm not sure if on radio you would like to reveal all income details of yours, because generally it is very difficult to comment, because I don't know if you have only pension income, how much is your pension, do you have some income from other sources like interest, like any capital gain, like dividends received. So we have to see the complete income profile to decide whether you're in the old. But if you're asking for current year, which is the year which has just begun, I have a feeling that new regime may be good for you, because up to 7 lakh rupees, there is no tax. So, because I don't know the quantum of your pension, so it will be very difficult for me to comment as to which is better. But if you're having more investment-based deductions, then maybe old regime. If there are no investments that you're claiming, then maybe new regime. So it's a very subjective issue. It is all subject to your revealing the details to me. A very generalized answer can be as good as I have given. Yeah. Dear listeners, if you have any questions regarding to the business, economic and stock markets, then do give us a call at 23314444, 23717106 or 23421050. We are joined in by Jaypal from Rewari. A warm welcome, Jaypal. Please ask your question. मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते. जी नमस्ते. कोहली सर की विशेषज्ञता को नमन करता हूं जी. मेरा आपको नमन सर, आपके चरणों में स्पर्श. थैंक यू सर. कोहली सर, मेरे पिताजी की आयु 75 ईयर से ज्यादा है और उनकी जो पेंशन से इनकम है वो 3 लाख के लगभग है जी. लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट से केसीसी वगैरह करके 20 लाख से ज्यादा अमाउंट विड्रा कर लिया. अच्छा. टीडीएस कट गया, तो सर उसको मतलब ये आगे भी कटेगा ऐसे का, मतलब अब की बारी या वो वापिस आने का कोई प्रोसीजर है? धन्यवाद सर. बिल्कुल जयपाल, आज तो लगता है राजेश विभूति लोग टैक्स के आज मुझे लग रहा है लोग अपने टैक्स के हथियार तैयार लेके बैठे हैं. जयपाल जी देखिए, तो डिपेंड करता है कि उनका जो टीडीएस कटा है, अगर आपने जो मुझे इनकम बताई है 3 लाख, तो इस हिसाब से तो अगर वो सीनियर सिटीजन है तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि जितना भी कटा है उनको वापस आ जाना चाहिए. अगर खाली यही इनकम है तो आप रिटर्न फाइल करिएगा जयपाल जी. उनको बोलेगा, रिटर्न तो उन्हीं की फाइल होगी, आप मदद करते होंगे तो उनको बोलिए रिटर्न फाइल करें. रिटर्न फाइल करके अगर वो टैक्सेबल नहीं बनता तो वो बिल्कुल आपको रिफंड के तौर पे वापस आएगा. आपको ये भी मैं जानकारी दे दूं कि रिफंड पे थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता है और आपको बाकायदा वापस वो मिलेगा, क्योंकि जो इनकम आपने बताई है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनको रिफंड मिल जाएगा. तो टेम्परेरली वो पैसा फंसता है, अब तो बहुत जल्दी रिफंड आ जाता है. अब तो इतना अच्छा सिस्टम हो गया है कि मैंने देखा एक शख्स ने रिटर्न फाइल करी और 1 हफ्ते के अंदर उनको रिफंड आ गया. इतनी जल्दी आता है. तो निश्चिंत रहिए. और कोई डाउट हो तो जयपाल जी जरूर जुड़िएगा अगली बार जी. इसी बीच बेंगलुरु से हमारे श्रोता हैं एनआर प्रसाद जी, अपना सवाल पूछिए. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Please. Good evening. Go ahead and ask your question. Only there are 2 questions. First one is ADB and World Bank. Both are, quoting a lower GDP growth for India. Yeah. We must know, as Indians, we must know that where we stand really. What will be the GDP growth for the financial year 24? My second question is, PMA services are consistently falling down, although it has done 50 plus, but in the month of March, it was really around 57. So what would be the impact on the stock market, Indian stock market for this? Thank you.
Well, Mr. Prasad, you are right. Asian Development Bank, World Bank and IMF and some of the other agencies as well, they have cut down world growth. In fact, IMF chief's comment came yesterday for the world growth that the world growth in the next 5 years is going to remain at 3%. So you're right. There are headwinds as far as the world economy is concerned, and India is no exception. India is an exception in the way that in the pall of gloom, India is still a shining star, a bright spot. We are growing at a decent pace, but yes, relatively less than what was projected before. The reason for this is high interest rates, which have impacted the world economy across, right from America to Japan, right from Europe to Africa. I think it has impacted the world growth, and India is not an exception. So when the world growth comes under pressure, it is only logical that Indian economy will also be under pressure. Your second question was what happens to the Purchase Managers Index, which is, you're right, for services come down to around 57 or so. Well, as far as stock markets are concerned, you see, stock markets do not necessarily only discount PMI indices. But yes, if the economy overall remains under pressure, specific stocks may move, some sectors may move, but it is very difficult to predict the movement of stock market. But as of now, the crisis which the world was facing by way of US banks collapsing and things like that, they have seemingly settled down a bit, and we have seen the last 4 to 5 sessions in the stock markets have been buoyant. We've seen some very positive moves. We hope it remains like that. There are some geopolitical tensions around the world. I hope they don't flare up. If they don't flare up, you might see some stability coming to the market in the times to come. But PMI movement month on month does not significantly, Mr. Prasad, impact the stock markets. We have 2 callers online with us, one from Bhopal and the other from Delhi. We request you to stay with us as we tell you that the government's push towards local manufacturing of consumer electronics items has helped the country register mobile exports of over 85,000 crore rupees in the last fiscal, industry data showed today. Buoyed by attractive government incentives towards local manufacturing, the country surpassed a remarkable $10 billion worth smartphone exports in the fiscal year 2022-23, according to the data provided by the India Cellular and Electronics Association. The top 5 global destinations India currently exports mobile phones to are the UAE, the US, the Netherlands, the UK and Italy. Also, more than 97% of the smartphones sold in the country are now being produced locally. India is now the second largest mobile phone manufacturer in the world. According to Minister of State for Electronics and IT, Rajiv Chandrasekhar, the year 2023 will be a milestone as the country will cross 1 lakh crore rupees in mobile phone exports this year. And that, Sharad, is a very encouraging figure. Absolutely. And you have to credit, brands like iPhone and Samsung, which have in a big way are being manufactured in the country. And you're soon going to have an Apple store in the country. The very first Apple store starting, Rajesh, with Mumbai, followed by Delhi. So I think it's a matter of pride for India. When we are eventually managing to catch up with China, and I think what we used to speak about decoupling from China, I think that is we are seeing it as a ground reality. Yeah. इसी बीच भोपाल से हमारे श्रोता हैं शंकर। शंकर जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम को। नमस्ते सर, मेरा सवाल है, क्या मार्केट अपनी लगभग बॉटम बना चुका है या थोड़ा बहुत और इधर उधर होगा और हम लोग थोड़े दिनों में अच्छी दिन देखेंगे? क्योंकि डिस्पाइट यूक्रेन वॉर और डिस्पाइट ये सब ऑयल के प्रॉब्लम लेते हुए इंडियन कंजम्पशन सेक्टर हैज डन वेल। सो व्हाट सेक्टर्स यू सी? मुझे लगता है कंजम्पशन बहुत अच्छा सेक्टर है, सीमेंट बहुत अच्छा सेक्टर है। आपको क्या लगता है कि अभी किसमें डाला जाए पैसा सो दैट इन नेक्स्ट 3 years वी गेट अ गुड रिटर्न? और दूसरा सर, ये इनकम टैक्स को लेकर सवाल है कि क्या फॉर्म आ चुके हैं अभी? हम लोग आज चाहे रिटर्न फाइल करना तो क्या फाइल कर सकते हैं या टाइम लगेगा अभी फॉर्म वगैरह आने में? थैंक यू। चलिए शंकर जी, आपका पहला सवाल था कि क्या मार्केट बॉटम बना चुका है। देखिए, मार्केट की बॉटम और मार्केट का टॉप पता लगाना दुनिया का सबसे कठिन काम है, पहली बात तो। पर जहां तक प्रोस्पेक्ट्स की बात है, जी हाँ, मैंने जैसे अभी आपसे पहले कॉलर थे, उन्होंने भी इसी के इर्द गिर्द जिक्र किया था कि अमेरिका की जो बैंकिंग क्राइसिस थी, अमेरिकन गवर्नमेंट की एश्योरेंस के बाद कुछ हद तक उसको मार्केट भुलाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले आपने 4-5 दिन का मूड देखा हो तो मार्केट काफी बॉयंट रही है, मार्केट ने ऊपर की तरफ मुंह दिखाया। पर अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट बुल रन में आ गई है।
अभी भी चिंताएं हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हालांकि आरबीआई ने भारत में नहीं बढ़ाए, पर अमेरिकन फेड क्या करता है सारी दुनिया की उस पर नजर रहेगी। अभी पूरी तरह से हम, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, पर यह है कि कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। और अगर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है, जो ये चाइना, ताइवान, इजराइल, लेबनान और इजराइल गाजा में जो टेंशंस है, नॉर्थ कोरिया से संबंधित टेंशंस हैं, रशिया यूक्रेन है, इसमें से अगर कुछ फ्लेयर अप नहीं होता है, मतलब इसमें कहीं कोई और चिंगारी नहीं लगती, कोई और इसमें बुरी खबर नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहां से कुछ स्टेबलाइज होने की ऐसी उम्मीद नजर आ रही है। आपने दूसरा पूछा आईटी न्यू फॉर्म्स, शंकर जी अभी नहीं आए, अभी तो अप्रैल की शुरुआत ही हुई है। आपको पता है जो उसकी अंतिम तिथि होती है 31 जुलाई होती है, तो जो चेंजेस करने होते हैं आयकर विभाग उसमें चेंजेस कर रहा है और जल्द ही ये फॉर्म नोटिफाई हो जाएंगे। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत जल्दी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, समय से, तो बड़ी तारीफ करने वाली बात है, पर यह है कि आप उन जल्दी वालों में भी तब करें जब फॉर्म आ जाए, तो कुछ थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, फॉर्म आएंगे। मुझे उम्मीद है सबसे पहले फाइल करने वाले लोगों में आपका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं ना रिफंड जल्दी हो रहा है आजकल। हाँ, तो उसी वजह से लोग जल्दी से चाहते हैं कि वापस आए, पर अभी फॉर्म्स आने में मुझे लगा कुछ वक्त है। प्रवीण फ्रॉम दिल्ली जॉइन्स अस। प्रवीण, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है कि मेरी वाइफ का एक इक्विटी पोर्टफोलियो है जी, मैं मैनेज करता हूँ जी। इस पोर्टफोलियो में मैंने लास्ट ईयर 19 लाख रुपए करीब इन्वेस्ट किया था और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आई हैव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आई अर्न 13,04,000 रुपीज। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो मेरे को अर्न हुआ है जी, मेरी वाइफ ऐसे हाउस वाइफ है जी, उसकी टोटल इनकम में इट कैन बी एडेड इन हर टोटल इनकम और विल इट बी टैक्स सेपरेटली, और हाउ इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? चलिए प्रवीण जी, पहले तो राजेश और विभूति की इजाजत लेते हुए हम प्रवीण जी से कोई पार्टी वार्टी मांगनी चाहिए। इतना भारी 13 लाख रुपए का गेन हुआ है, वो भी पत्नी भी आपसे बहुत खुश होंगी प्रवीण जी, हम तो उम्मीद करते हैं, और आपको कुछ बढ़िया पकवान वगैरह बना के खिलाया होगा उन्होंने। देखिए 13 लाख रुपए जो गेन हुआ है, अगर तो ये उनका खुद का कमाया हुआ पैसा था, तो क्योंकि आयकर में एक नियम होता है सेक्शन 64 में, जहां पर क्लबिंग ऑफ इनकम होता है कि अगर आप पति पत्नी को पैसा देके उनके अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा पति का है, तो वो पति की इनकम में जाके जुड़ जाता है, ये वाइस वर्सा भी होता है। तो अगर तो पैसा उनका खुद का कमाया है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 20% के रेट से, आपको पता है उसमें लगता है, और वो उनको देना पड़ेगा। पर अगर ये पैसा प्रवीण जी आपका है, तो फिर ये आपके में क्लबिंग की प्रोविजन जो मैंने सेक्शन 64 बताया, आपकी इनकम में जाके जुड़ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल कैपिटल गेन तो देना ही है, और हमें तो अंदर से टैक्स वैक्स तो मैं भूल गया, मुझे तो खुशी हो रही है कि आप 13 लाख रुपए की हमें पार्टी कब देंगे, हम तो ये सोच रहे हैं जी। इसी बीच भिलाई से हैं रवि जी, अपना प्रश्न पूछिए। मार्केट मंत्रा को नमस्कार और डॉक्टर शरद कोहली को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार रवि जी। सर मेरा सवाल है कि इत्तेफाक से मेरा भी टैक्स पे ही सवाल है, और मेरा क्रोनोलॉजिकली पहला नंबर होना चाहिए था, लेकिन आफ्टर करीब 15-20 ट्रायल के बाद मेरा नंबर लगा है, इसलिए मैं लास्ट हूँ इसमें शायद मोस्ट प्रोबेबली। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कि नया रेजिम जो है उसको लाने के पीछे जो है पुराने रेजिम, ओल्ड रेजिम को खत्म करना और रिबेट्स को डिस्करेज करना है, ये जैसा अपन जान रहे हैं जी। तो इसका मतलब क्या मैं ये भी समझूं कि इवेंचुअली सूनर और लेटर जो है हाउसिंग को जो है प्रायोरिटी सेक्टर से हटा देगी गवर्नमेंट? रवि जी, पहले तो देर आए दुरुस्त आए, हम भी इंतजार कर रहे थे आप कब जुड़े, अब क्यों थी। तो देखिए, सरकार की मंशा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार को टैक्स को सिंप्लीफाई करना चाहती है। जितने ज्यादा डिडक्शंस, रिबेट्स, रिलीफ्स होते हैं वो टैक्स पेयर के लिए समझना मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल, हम तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार न्यू रेजीम को प्रमोट कर रही है, शायद ओल्ड रेजीम आगे कभी जाके, आज नहीं, आगे कभी जाके हो सकता है समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाउसिंग सेक्टर को सरकार पीछे धकेल रही है। ये बात ठीक है कि हाउसिंग लोन पे जो 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, प्रिंसिपल की सेक्शन 80C में मिलती है, वो न्यू रेजीम में नहीं मिलती है। पर मुझे लग रहा है हाउसिंग सेक्टर अभी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी समाज की, देश की, लोगों की जरूरत है, और वो खाली टैक्स के बेसिस पे नहीं चलता है। मुझे अगर घर चाहिए तो टैक्स की रिबेट मुझे मिले या ना मिले, घर तो मुझे सिर पे, मुझे छत चाहिए। तो मुझे लगता है कि सीधा खाली टैक्स से जोड़ के हाउसिंग रिक्वायरमेंट को नहीं देखना चाहिए। और लोगों की शॉर्ट मेमोरी होती है, कल को जब हाउसिंग लोन डिडक्शन नहीं रहेगी, घर तो रवि जी लोग तब भी खरीदेंगे। ये ठीक है, टैक्स उनके दिमाग में नहीं रहेगा, पर घर तो घर है, अगर चाहिए तो चाहिए ही चाहिए।
इसी बीच दिल्ली से कॉलर हैं जगमाल। जगमाल जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। नमस्कार। हाँ जी सर, कोहली सर, मैं ये जानना चाहता था जी कि 2018 में 31 जनवरी 2018 को जो ग्रैंडफादर का मतलब था NAV सिक्योर एंड प्राइस का स्टॉक का प्राइस जो है जी, अभी जो ये ग्रैंडफादर का किया है इंडेक्सेशन खत्म किया 1 अप्रैल से जी, तो जो 31 मार्च से पहले का इन्वेस्टेड हुआ अमाउंट है जी, नेस्डेक वगैरह में बाहर के उसमें जी, पे इंडेक्सेशन लागू रहेगा, मतलब ग्रैंडफादर का मतलब यह है, या ओनली NAV सिक्योर रहेगा? नहीं जगमल जी, इसमें 31 मार्च से पहले डेट फंड्स पे आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, जो इंडेक्सेशन हटा दिया गया है और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से भी हटा दिया गया है। तो वो 31 मार्च से पहले जिन लोगों ने डेट फंड में निवेश किया है उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा और उनको 20% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मिलता था वो भी मिलेगा। NAV से इसका लेना देना नहीं है। अगर आपने उससे पहले निवेश कर दिया है तो आप चाहे उसको बाद में भी बेचेंगे तब भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, 31 मार्च के बाद जो लोग उसमें निवेश कर रहे हैं उन लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो यहां इसको हम ग्रैंडफादरिंग नहीं कहते, चलिए आपने उसको ग्रैंडफादरिंग नाम दिया, पर ये प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। अब फिर कोई अगर इसके बाद भी कोई आपके मन में डाउट होगा जरूर जुड़िएगा, हमें खुशी होगी और स्पष्टीकरण देते हुए। जी, we have a last headline story now. The U.S. economy continued to churn out jobs at a brisk pace in March, pushing the unemployment rate down to 3.5%, signs of persistent labor market tightness that could see the Federal Reserve hiking interest rates again next month. Non-farm payrolls increased by 236,000 jobs last month, the Labor Department said in its closely watched employment report on Friday. Economists polled by Reuters had forecast payrolls rising to 239,000. Estimates ranged from 150,000 to 342,000. The economy needs to create roughly 1 lakh jobs per month to keep up with growth in the working age population. Given these facts, how do you foresee, Sharad, the Fed being hawkish or mild in coming days? I think this may be good news for the job market, but as far as Fed is concerned, we have seen that every time jobs data comes better, the market reacts negatively because it fears that inflation is going to climb. Job means money in hands of people. Money in hands of people means they rush to the stores to buy, and when they rush to the stores to buy, we have the risk of inflation. So I think this may not be good news for as far as stock markets are concerned. And the Fed may continue its hawkish stance, so probably a 25 basis point hike in the times to come, unless it springs a surprise like RBI did, a few days ago, where suddenly it decided to take a pause. But knowing what has happened to the US banks, I think even the Fed must have been alarmed by what happened. So I think we all know the cause of Silicon Valley Bank was steep hike in the interest rates. So if that is counting on their minds, they just might decide to take a pause. Otherwise, I do see this jobs data might propel. So we have 30 seconds. What about the contagion effect? Well, contagion effect is there in a subdued way, Rajesh. And I think the American government has given assurance to the banks to they need not worry because it would have led to a dominoes effect. Forget about contagion effect. Well, there are a lot of banks that I know who are not in good shape. But then only time will tell if they will, if the US government is going to rescue all of them. Or probably the matter will now be subdued and it will be just slipped under the carpet, and the things may not be allowed to come out because the kind of fear it caused, I think, has alarmed the stock markets around the world. Thank you so much for being with us, Sharad. It was a pleasure to have you with us. My pleasure. Thank you so much. And before we close, the headlines once again. Finance Minister says Pradhan Mantri Mudra Yojana has helped in generating large-scale employment opportunities at the grassroots level. Country's mobile phone export stands over 85,000 crore rupees in the last fiscal, and unemployment rate in the US slips to 3.5% in the month of March. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.